गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने एनसीईआरटी सीरीज प्रारंभ की थी और हमने कल कक्षा 6 की हिस्ट्री की बुक पढ़ी जिसमें हमने पहला चैप्टर कल कंप्लीट किया था। आज हम अध्याय 2 पढ़ने जा रहे हैं जो है आखेट खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। ये आपके आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। मुख्यतः फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड व रीट, इवन पीसीएस में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह आते हैं एनसीईआरटी में से कई बार पूछे जाते हैं। आज का जो चैप्टर है वो मुख्यतः कि मानव की उत्पत्ति के बाद आरंभिक मानव से लेकर कैसे मानव ने लास्ट में वो एक भोजन उत्पादन करता बन गया, वहां तक का पूरा निचोड़ है। तो बिना देरी के हम प्रारंभ करते हैं। चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रहण से लेकर भोजन उत्पादन तक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरंभिक मानव। आरंभिक मानव के विषय में जानकारी हमें पुरातत्ववादियों से मिलती है। तो जो आरंभिक मानव उनके विषय की जानकारी किनसे मिल रही है? हमारे को पुरातत्ववादियों से मिलती है। इनके द्वारा खोजी गई खोज तथा गहन अध्ययन से प्राप्त होती है, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले से रहा करते थे। आज हम उनके भोजन खोजने के आधार पर उन्हें आखेटक खाद्य संग्रहण के नाम से जानते हैं। कि शुरू शुरू में जब मानव के द्वारा भोजन की खोज की गई तो मानव के द्वारा उन जो भोजन प्राप्त होता था उसका संग्रहण किया जाता था। तो इस कारण हम मानव को एक तो भोजन का संग्रहण करना, खाद्य चीजों का संग्रहण करना, साथ में वो भोजन के लिए शिकार का उपयोग करते थे, इसलिए हम इसको आखेटक खाद्य संग्रहण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आमतौर पर वह खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार, मछलियों और चिड़ियों को पकड़ना, फल मूल, पौधे, पत्तियां, अंडे इत्यादियों का संग्रहण करता था। तो शुरू शुरू में जब मानव के सभ्यता का विकास होता है तो मानव सबसे पहले जंगली जानवरों का शिकार करता है, मछलियां, चींटियों आदि को पकड़ना, फल मूल, पौधे, पत्तियां, अंडे आदियों का वह संग्रहण करता था। इसके बारे में ये सिंपल सा बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। आरंभिक मानव। आरंभिक मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता है? अगर एक ही स्थान पर ज्यादा दिनों तक मानव रहते हैं तो आसपास के जानवरों, पौधों, फलों आदि को खाकर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर थे। इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। सिंपल सी लैंग्वेज है कि आरंभिक मानव को क्या कारण थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। तो सिंपल सा कारण था कि भाई एक स्थान पर अगर वो रहेंगे तो वहां पर स्थित पौधे, फल फ्रूट, जानवर इत्यादि को वो खाकर समाप्त कर देंगे। इस कारण उस समय का जो मानव था वो प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर था। अभी तक वो खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से नहीं देख रहा है, वो केवल प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर है, इसलिए वो भोजन की तलाश के लिए इधर से उधर जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं। जानवरों का शिकार करते करते एक स्थान से वे दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। फल फूल अलग अलग मौसम में आने के कारण उन्हें प्राप्त करने के लिए वे अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में भी जाते थे। कि वे जानवरों का जब शिकार करते थे वो तो एक स्थान से वो दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। फल फूल अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगह पाए जाते हैं, इस कारण वे अलग अलग जो जलवायु वाले क्षेत्र थे वहां पर जाते थे। मौसम परिवर्तन में होने वाले प्रभाव जैसे सूखा, बाढ़ इत्यादि के कारण ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि सिंपल सा है कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था। कि आरंभ में मानव जब बीज या हम देख कह सकते हैं कि कृषि पर आधारित नहीं था, तब वो केवल शिकार या फल जो पेड़ पौधे थे उन पर संग्रह के रूप में जीता था, इसलिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करता था। नेक्स्ट देखते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो पुरातत्वविदों के कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ये संभवतः है ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनसे पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। कि भाई शुरू शुरू में जब मानव आखेट करता था, शिकार करता था, तो सबसे पहले किसका उपयोग किया? पत्थर का, बाद में लकड़ियों का और बाद में लास्ट में किसका औजार बनाए थे उन्होंने? हड्डियों के, जिनमें अभी भी पाषाण के जो उपकरण है वो हमें मिलते हैं, जो हम आगे देखने वाले हैं। कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल काटना, जानवरों की उतारने के लिए भी किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मट्ठे लगाकर उनके भाले या बाण बनाए जाते थे। शुरू शुरू में जब फल फूलों को काटने के लिए, हड्डियां या मांस काटने के लिए, पेड़ की छाल वगैरह उतारने के लिए, या जानवर के जो शिकार के दौरान जो जानवर पकड़े जाते थे
उनकी खाल उतारने के लिए मानव द्वारा इन पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। इन पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। कालांतरण में लकड़ियों का उपयोग करके सिंपल सा उन्होंने पत्थर का जो प्रयोग करके इस प्रकार के भाले, बाण आदि का निर्माण किया। तो कालांतरण में इन्हीं के द्वारा वो हड्डियों व लकड़ियों से भाले या बाण जैसे हथियार बनाया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं, रहने की जगह निर्धारित करना। अगला क्या है, रहने की जगह निर्धारित करना। लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल जहां पर आखेट खाद्य संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं, इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्रहण रहते थे। लाल त्रिकोण, एक बार ये थोड़ा सा मैप बता रहा है कि आपको मैप में कौन से स्थान पर लाल त्रिकोण है जहां पर मानव रहते हैं। ये आपके उस समय का मैप है। जहां जहां पर लाल निशान दिख रहा है आपको, वहां पर मानव ज्यादातर आखेट, प्रारंभिक सबसे पहले जो लाल निशान है आप जानते होंगे, हम सिंपल सा इसमें दे रखा है, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला जो काल था वो था पुरापाषाण काल। कौन सा काल है बेटा, पुरापाषाण। जहां पर रेड रेड है, जितने भी रेड रेड वाले निशान है वो सारे के सारे कौन सा काल है, पुरा। जैसे भीमबेटका की गुफाएं, इधर कुरनूल की गुफाएं, इधर उसकी, ये वाला पूरा क्षेत्र कौन सा है, पुरापाषाण। जहां पर ब्लू ब्लू वाला पूरा क्षेत्र है, जैसे हस्तूर, जैसे चिरांद, जैसे महगढ़ा, जैसे मेहरगढ़, जैसे बुर्जहोम, ये आदि कौन सा क्षेत्र है, नवपाषाण काल है। कौन सा क्षेत्र है, वो जो पर्पल वाला है, जो आरंभिक गांव, ये पूरे सारे के सारे, जैसे इमाम गांव, ये आरंभिक गांव था। कौन सा गांव था, आरंभिक गांव। ये मानव की उत्पत्ति, जब मानव ने सबसे पहले, जब मानव आखेट सांगरे संग्रह के रूप में कार्य कर रहा था, तब का ये पूरा उस समय का मैप, उस समय की पूरी लोकेशन है। हम देखते हैं इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। यह लोग रहने के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव करते थे जहां पर उनको भोजन की सुविधा हो, जैसे शिकार, फल फूल, जड़, पानी इत्यादि आसानी से प्राप्त कर सके। तो ये लोग ज्यादातर रहने के लिए ऐसे स्थानों का ऐसे ऐसे स्थानों का चयन करते थे जहां पर भोजन उनको इजीली अवेलेबल हो जाए, जिससे वो क्या कर सके, या तो शिकार या फल फूल, जड़, पानी इत्यादि उनको आसानी से प्राप्त हो जाए। साथ ही ये इस बात पर भी ध्यान रखते थे कि कोई जंगली जानवर ना खा जाए, प्राकृतिक आपदाएं जैसे सर्दी, बरसात से बचाव हो सके। इसके लिए ये लोग कंदराओं व गुफाओं का चयन करते थे। किसका चयन करते थे, कंदराओं व गुफाओं का चयन करते थे। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। और ये गुफाएं ज्यादातर जो स्टार्टिंग में हमें मानी जाती है, वो नर्मदा नर्मदा नदी के पास है। कौन सी नदी के पास है, नर्मदा। अब नर्मदा नदी के पास हमारे को खूब सारी गुफाएं मिलती है, जिनमें जो सबसे प्रसिद्ध गुफा है वो भीमबेटका की गुफा है। कौन सी गुफा है, भीमबेटका वाली गुफा है। हम देखते हैं मैप के जरिए, जो ये नर्मदा वाला, ये रहा नर्मदा नदी, यहीं पर ये भीमबेटका की गुफा है, यहाँ पर ही मानव सबसे पहले रहना प्रारंभ करता है। हमें ये पाषाण काल में सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं। हम आगे देखते हैं भीमबेटका की गुफाओं में क्या क्या जानकारी मिलती है। हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार यहाँ से सवाल आता है, जैसे भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। खोज किसने करी, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957 में इसकी खोज की। यहाँ से क्या क्या प्रमाण मिलता है, इस पुरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। चित्रित गुफाओं 10,000 साल पुराने चित्र मिलते हैं। यहाँ से कितने हजार पुराने चित्र मिलते हैं, 10,000 साल पुराने चित्र मिलते हैं। आपको ये आपकी स्क्रीन पे ये चित्र दिख रहा होगा, ये कौन सी गुफा का है, भीमबेटका का है, जिसमें एक मानव है जो किसी जानवर, जंगली जानवर का क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। नेक्स्ट जो तीसरा साक्ष्य मिला है वो है डिकनसोनिया जीवाश्म। अब ये डिकनसोनिया जीवाश्म क्या होता है, डिकनसोनिया जीवाश्म में जब हम अंतरिक्ष से इसे देखते हैं, तब ये बड़े पशु के पैर के समान दिखाई देने वाला जीवाश्म है। जब किसी भी जीवाश्म को हम अंतरिक्ष से देखते हैं, तो ये बड़े पशु के समान दिखाई देने वाला जीवाश्म है, जो हमारे को कहाँ से मिलता है, भीमबेटका की गुफा से मिलता है। हमारे कई बार सवाल आता है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। खोज किसने की थी, विष्णु श्रीधर वाकणकर ने। कब की, 1957 में। नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। कौन सी नदी है बेटा, नर्मदा नदी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपकी भीमबेटका की गुफाएं हैं। यहीं पर ये सबसे पहले मानव के द्वारा सभ्यता का विकास किया गया था पाषाण काल में। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, कोल्डी हवा। कौन सा क्षेत्र है, कोल्डी हवा। कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर है, उत्तर प्रदेश। नदी कौन सी है, बेलन घाटी क्षेत्र। एक नदी बहती है बेलन नदी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में। उसी घाटी क्षेत्र में एक जगह है, कौन सी है, कोल्डी हवा क्षेत्र। यहाँ से भी हमारे को कुछ प्रमाण मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ से हमें नव, ताम्र, लोहे युग के साक्ष्य मिलते हैं। आप सिंपल सा बात समझना कि मानव के द्वारा सबसे पहले जो काल चालू होता है उसको बोलते हैं हम पाषाण काल। कौन सा काल, पाषाण काल। कौन सा काल कहते हैं, पाषाण।
पाषाण के बाद जो काल चालू होता है वो है ताम्र पाषाण काल। कौन सा काल है? ताम्र पाषाण। और जब तांबे में मानव के द्वारा टीन का उपयोग किया गया तो एक चीज निकल के आती है धातु के रूप में, उसका नाम है कांस्य। अगला कौन सा काल है? कांस्य काल। और जो सबसे लास्ट में निकल के आता है उसका नाम है लोह काल, लोहे युगीन सभ्यताएं। तो मानव के विकास का ये क्रम है। सबसे पहले कौन सा? पाषाण, दूसरा ताम्र, तीसरा कांस्य और चौथा कौन सा है? लोहे युगीन। कोल्डी हवा से हमें नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लोहे युग के साक्ष्य मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हमारे को कहां से मिल रहे हैं? कोल्डी हवा से मिल रहे हैं। साथ में हमारे को यहाँ से क्या मिल रही है? हड्डियों के औजार मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महगढ़ा कहां पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश। ये मैप में लोकेटेड सभी वो स्थान है जो मैं आपको सिंपल सा, जो हमें 6th क्लास की जो बुक में जानकारी मिलती है उसके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। महगढ़ा कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश। यहाँ से हमारे को क्या क्या प्रमाण मिलते हैं? तो यहाँ से हमारे को 20 गोलाकार झोपड़ियां मिलती है। कितनी मिली बेटा? 20 गोलाकार झोपड़ियां। चावल के साक्ष्य मिलते हैं, साथ में बांस के प्रमाण भी मिलते हैं। तो कितने साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ से 3। पहला 20 गोलाकार झोपड़ियां, चावल के साक्ष्य, साथ में किसके? बांस के प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चिरांद। ये कहां पर स्थित है? सहरन जिला बिहार में स्थित है। खोज किसने की? यूके सिन्हा ने की थी। कब की? 1962 से लेकर 1963 के मध्य। तो यूके सिन्हा द्वारा 1962 से 1963 के मध्य किसकी खोज की गई थी? चिरांद। चिरांद कहां पर स्थित है? बिहार में। क्या क्या प्रमाण मिलते हैं? एक तो भाई हरिन के सिंग मिलते हैं, हिरन के सिंग मिलते हैं, वर्ताकार झोपड़ियां मिलती है, चूड़ियां मिलती है, साथ में हमारे को मछली पकड़ने का कांटा भी मिलता है। कहां से मिला था हमारे को? चिरांद कहां पर स्थित है? यूपी में। हमारे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इवन रीट में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि मछली पकड़ने का साक्ष्य बिहार के कौन से सभ्यता वाले स्थल से मिलता है? तो कौन से क्षेत्र से मिलता है? चिरांद से मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, इनाम गांव। मैंने अभी आपको बताया था कि ये आधुनिक गांव है, पूरा पाषाण नवपाषाण युग का गांव है। हमने अभी मैप में देखा। इमाम गांव कहां पर स्थित है? पुणे, महाराष्ट्र में। नदी पूछे तो कौन सी करनी है? भीमा नदी के तट पर स्थित है। उत्खनन किसने किया? एम के दभिलकर ने 1968 से लेकर 83 के मध्य इसका उत्खनन किया था। तो इमाम गांव कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। सबसे लंबा उत्खनन अगर किसी क्षेत्र का किया गया है तो वो किसका किया गया है? इमाम गांव का किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, बुर्ज होम कहां पर स्थित है? कश्मीर में। इसका जो नामकरण है, जो कश्मीर में एक पौधा पाया जाता है उसका नाम है बुर्ज। इंग्लिश में कहते हैं उसको बर्च। इसलिए इसका नामकरण है जो पड़ा है वो किस नाम से जाना जाता है? पैलेस ऑफ बर्च। किस नाम से जाना जाता है बेटा? पैलेस ऑफ बर्च। कई बार पूछा गया है, किस पूरा स्थल को पैलेस ऑफ बर्च के नाम से जाना जाता है? बुर्ज होम। बुर्ज होम कहां पर स्थित है? कश्मीर में। उत्खननकर्ता कौन है? तो टेरा और पीटरसन। कब खोज की थी? 1935 में। कब खोज की थी? 1900। इससे एक प्रमाण है जो इंपॉर्टेंट है, यहां पर मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। कहां से मिल रहे हैं हमारे को? बुर्ज होम से। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं हमारे को? बुर्ज होम से। नेक्स्ट देखते हैं, मेहरगढ़ कहां पर स्थित है? बलूचिस्तान। खोज किसने की? सरदार घोर बख्श रायसेन ने। कब की? 1968 में। मेहरगढ़ हमने कल ही पढ़ा था पहले चैप्टर में कि मेहरगढ़ से करीबन 8000 या 9000 ईसा पूर्व गेहूं व जौ के साक्ष्य मिलते हैं। तो कहां से साक्ष्य मिलते हैं हमारे को? गेहूं जौ के मेहरगढ़ से। और मेहरगढ़ से खूब सारे साक्ष्य मिलते हैं जो हम इसी चैप्टर में एंडिंग में पढ़ेंगे। तो ये सभी स्थल है जो शुरू शुरू में मानव के द्वारा, जब हम सिंपल सा कह सकते हैं पाषाण काल, उस समय के ये सारे इंपॉर्टेंट स्थल है जो आपके मैप में दिखाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। शैल चित्रकला। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले, जिनमें से कुछ उदाहरण हमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिलता है। ज्यादातर आप देखना भीमबेटका, मेहरगढ़, ये वाले पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ से हमारे को गुफाओं से कुछ चित्र मिलते हैं। जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया। जानवरों का बड़ी कुशलता से यहाँ पर सजीव चित्र किया गया है। ये पूरा पोर्शन जो हमने अभी पढ़ा है, सेकंड वाला पूरा पैरा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आज की खोज। सर्वप्रथम राख की साक्ष्य हमारे को कुन्नूल गुफा आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। तो सबसे पहले हमारे को राख की जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिल रहे हैं? कुन्नूल गुफा। कहां पर है ये स्थित है? आंध्र प्रदेश। एक बार हम मैप में देखते हैं कि कुन्नूल वाला ये क्षेत्र है, ये कहां पर स्थित है। तो आप देखना, ये है कुन्नूल गुफा। यहीं से सबसे पहले किसके साक्ष्य मिल रहे हैं? राग के। कुन्नूल कहां पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, कई बार पूछा गया है कि मानव के द्वारा सबसे पहले जो अग्नि का प्रयोग किया गया था कौन सी गुफाओं में किया गया? कुन्नूल में। तो सबसे पहले जो राग के साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिल रहे हैं? कुन्नूल में। तो हमने आज जो जो क्षेत्र पढ़ा, एक तो ये इमाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है, भीमबेटका हमने पढ़ा, चिरांद हमने पढ़ा, कोल्डिवा हमने पढ़ा, महागढ़ या मेहगढ़, ये पूरे के पूरे क्षेत्र। उसके अलावा आप देखिए ये रहा कश्मीर में बुर्ज होम,
ये आपके बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में और इवन पाकिस्तान वाले क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र है, मेहरगढ़ वाला पूरा इलाका। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो राग वाले साक्ष्य है वो हमारे को कहाँ से मिल रहे हैं, तो राग के हमारे को आंध्र प्रदेश में कौन सी गुफाओं से मिल रहे हैं, कुल्लूर की गुफाओं से मिल रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे। इसका उपयोग ये लोग मांस पकाने, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने व प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी किया करते थे। इस वाले में ये पोर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप आपकी हिस्ट्री में जो भी नोटबुक है वहां पर आप ऐड कर सकते हो कि मानव के द्वारा राग के साक्ष्य सबसे पहले हमारे को कहाँ से मिलते हैं, तो कुल्लू गुफा आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाम और तिथियां मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बेसिक है ये हिस्ट्री का। कई बार जो हिस्ट्री का जो चैप्टर चालू होता है, ज्यादातर जो हम पहला चैप्टर चालू करते हैं इतिहास के विद्यार्थी के रूप में, तो हम सिंपल सा पढ़ते हैं कि क्या पाषाण काल क्या होता है, पाषाण काल में भी कितने चैप्टर होते हैं, कितने भागों में इनको बांटा गया है, जिसमें पूरा पाषाण क्या होता है, मध्य पाषाण क्या होता है और नवपाषाण क्या होता है। बेसिक नॉलेज है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम पढ़ते हैं, पहला पहला कौन सा, पुरापाषाण काल। पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल का नाम रखा है पुरापाषाण काल। ये दो शब्दों से बना है, एक का नाम है पुरा, एक का नाम है पाषाण। आपको समझ में आ रहा होगा, पुरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण का अर्थ क्या होता है, पत्थर से होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, पुरापाषाण। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है कि मानव के द्वारा सबसे पहले जिस चीज को हथियार बनाया गया था उसका नाम है पत्थर। इसलिए इस काल का नाम ही क्या पड़ गया, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड बताती है एनसीईआरटी, वो बताती है कि साहब 20 लाख साल से पहले से लेकर 12,000 साल पहले के दौरान ये इनका काल माना जाता है। तो हमारे कई बार सवाल आता है कि पुरापाषाण काल का जो समय है वो कब से कब तक है, तो 20 लाख से लेकर 12,000 साल पूर्व तक जो काल है वो पूरा कौन सा काल कहलाता है, पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है। पहला पहला कौन सा, आरंभिक पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा है उत्तर पुरापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में घटित होती है कि मानव के द्वारा सबसे पहले अग्नि, हथियारों का, मानव कैसे आकटक से कैसे एक जगह रुकता है, कैसे अपने आगे की सभ्यताओं में कैसे वो मानव कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाता है। ये सभी पुरापाषाण काल की कहानी या पुरापाषाण के काल के दौरान घटित होने वाली घटनाएं हैं। तो पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में। पहला कौन सा है, आरंभिक, दूसरा है मध्य, तीसरा कौन सा है, उत्तर पुरापाषाण काल। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। पहला पहला कौन सा, पुरापाषाण काल हम पढ़ चुके हैं। पहला मध्य पाषाण काल, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को इंग्लिश में कहा जाता है मेसोलिथ। क्योंकि मेसोलिथ इसलिए कहा जाता है, मेसोलिथ भी कहा जाता है, माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। हम देखते हैं सिंपल सा, इसका समय लगभग 12,000 साल, जब पूरा पाषाण काल आधुनिक आरंभिक पाषाण काल समाप्त होता है, जिसका टाइम पीरियड हम देख रहे हैं 20 लाख से लेकर 12,000 के मध्य है। जैसे ये समाप्त होता है 12,000 साल से पहले से लगभग 10,000 पहले साल के मध्य कौन सा काल माना जाता है, मध्य पाषाण काल। इस काल में पाषाण के जो औजार थे वो आमतौर पर छोटे पाए जाते थे। हम देखते हैं कि आरंभिक काल में, जब आरंभिक पाषाण काल चालू होता है, तब हथियार बड़े थे। जैसे जैसे समय व्यतीत हो गया, समय निकलता गया, मानव के द्वारा औजार और छोटे बनाए गए आमतौर पर। तो मध्य पाषाण काल में जो औजार थे वो सारे के सारे कैसे थे, छोटे थे। अब वो छोटे थे तो इतिहासकारों ने इनका नाम रख दिया माइक्रोलिथ। क्यों, क्योंकि जितने भी हमारे को जो औजार मिलते हैं मध्य पाषाण काल के, वो आरंभिक पाषाण काल की तुलना में छोटे थे, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, माइक्रोलिथ या लघु पाषाण काल भी इनको कहा जाता है। हमारे कई बार सवाल आता है मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम क्या है, माइक्रोलिथ, या उसको क्या कहा जाता है, लघु पाषाण काल। प्राय इसी दौरान औजारों में हड्डियां, लकड़ियां, लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे, हंसियां, आरी जैसे औजार भी मिलते हैं। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, पहला पहला कौन सा काल आता है, आरंभिक पाषाण काल। आरंभिक पाषाण काल में हमने सिंपल सिंपल चीजें पढ़ी। हम वैसे तो देखते तो उसका नाम ही है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हमारे हमारे लिए 20 लाख से लेकर 12,000 के मध्य, 12,000 से लेकर 10,000 के जो मध्य चलता है उसका नाम क्या है, मध्य पाषाण काल। और जो अगला काल चालू होता है 10,000 से, वो कौन सा काल है, नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद लगभग 10,000 साल पहले से नवपाषाण काल की शुरुआत होती है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, आप ध्यान रखना कि भाई पाषाण काल तीन प्रकार के हैं। पहला पहला कौन सा है, पुरा, दूसरा मध्य, तीसरा नवपाषाण काल। पहले में है 20 लाख से लेकर 12,000, दूसरे में 12,000 से लेकर 10,000, तीसरे में 10,000 से लेकर वर्तमान वाले समय तक कौन सा काल कहलाता है, नवपाषाण काल, जो हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता वाला जो क्षेत्र है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।
देखते हैं आगे वाला क्षेत्र। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े परिवर्तन आए। गर्मी तेजी से बढ़ने लगी। इस कारण कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बढ़ने लगे थे, जिससे भेड़, बकरियां, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रहते थे। समझने की कोशिश करना आप सिंपल सा, कि मानव द्वारा जब से पहले जब संग्रह के रूप में, आकटक के रूप में वो कार्य करता था, उसके बाद करीबन जब पूरा पाषाण काल समाप्त होता है, मध्य पाषाण काल प्रारंभ होता है, 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु परिवर्तन हुआ। गर्मी में तेजी आई, जिससे क्या हुआ, कई क्षेत्रों में बर्फ पिघलकर वहां वाले स्थानों पर धूप पहली बार जाती है, जिससे किसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, घास का। जिससे भेड़, बकरियां, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ती है, जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग शिकार करते थे, वो लोग उनके साथ आए। इनके खाने पीने की आदतें, वे प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगे, वे धीरे धीरे इनका पालन करने लगे। कालांतरण में इन्हीं भेड़, बकरियों, गायों का मनुष्य के द्वारा लालन पोषण करने लगे। यहीं पर वो रुकते थे, धीरे धीरे इनको पालते थे। जैसे जैसे उनको जानकारी मिलती है, वैसे वैसे वो आगे बढ़ते गए। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। फिर लोगों ने भोजन के लिए इनको बटोरना आरंभ किया। साथ ही इनको पैदा करना भी सीख गए थे, साथ में इनका उत्पादन करना भी वो सीख गए थे, कि मानव के द्वारा जैसे जैसे ये घास वाले क्षेत्र उत्पादित होते हैं, पहली बार अनाज का उत्पादन प्रारंभ होता है। लोग अनाज को भोजन के रूप में बटोरना आरंभ करते हैं, साथ में वो उसका उनकी कृषि भी करने लग गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, एक नवीन जीवन शैली। जब लोग पौधे उगाने लगे, उनकी देखभाल भी करने लगे, तो एक ही जगह लंबे समय तक रहना पड़ा। भाई शुरू शुरू में जब लोग पौधे वगैरह या फसलों को उगाते थे, तो उन्हें देखभाल के लिए एक ही जगह रहना पड़ता था, वो लंबे समय तक। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक लोगों जो पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम करते थे। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो एक नवीन जीवन शैली का विकास हुआ, जिससे मानव यायावर या घुमक्कड़ प्रकृति को छोड़कर या प्रकृति को छोड़कर एक स्थायी जीवन जीने लगा। अब वो फसलों का ध्यान रखता था, फसलों के पकने तक उनकी सिंचाई करता था, खरपतवार हटाता था, जानवरों व चिड़ियाओं से उनकी सुरक्षा करता था। भोजन के साथ साथ अनाज जो होता था, वो भोजन का संग्रहण के साथ साथ वो बीजों का भी संग्रहण करता था, ताकि अगली फसल के रूप में या अगली जब ऋतु आए, उसमें वो उनका उत्पादन कर सके। नेक्स्ट देखते हैं स्थायी जीवन की ओर। अब एक नवीन जीवन शैली से स्थायी जीवन शैली की ओर जा रहा है वो। पुरातत्ववादियों ने कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिलते हैं। जैसे हमने पढ़ा, बुर्ज होम कहाँ पर स्थित है, कश्मीर में। वहां पर लोग लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। इनमें उतरने के लिए किसका प्रयोग होता था, सीढ़ियों का, ताकि उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिल सके। आपको सिंपल सा समझ में आ रहा होगा कि कश्मीर वाले क्षेत्र में जहां पर बर्फबारी सर्वाधिक होती है, तो लोग ज्यादातर गड्ढे खोदकर नीचे घर बनाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, गर्तवास। और वहां जिन घरों में उतरने के लिए वो किसका उपयोग करते थे, सीढ़ियों का, ताकि उनकी ठंड से सुरक्षा हो सके। तो कई बार हमारे लिए पूछा गया है कि बुर्ज होम से क्या प्राप्त होते हैं, गर्तवास प्राप्त होते हैं, या कहाँ से गड्ढे के नीचे करके साक्ष्य मिलते हैं, तो बुर्जों से साक्ष्य मिलते हैं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युग उपकरणों से भिन्न थे, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना जाता है। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती है। धीरे धीरे जब पूरा पाषाण काल समाप्त होता है, मध्य पाषाण काल आता है। हमने पढ़ा है मध्य पाषाण काल में हथियारों का प्रयोग और पैमाने पर तादाद पे करने लगे, छोटे हथियारों का उपयोग होता था। नवपाषाण काल आया, नवपाषाण काल में जो हथियार थे उनकी धार और अधिक पैनी की गई। उन पर पैनी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, पॉलिश का उपयोग किया जाता था। नवपाषाण युग में पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। कभी 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 इन पर अलंकरण भी किया जाता था। कभी कभी इन जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त होते हैं, यहाँ पर इन पर भी क्या किया जाता था, अलंकरण भी किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, आरंभिक मानव के जो औजार है। आरंभिक मानव पाषाण के बने औजारों का प्रयोग करता था। ये दो तरह से बनाए जाते थे। प्रथम तकनीक, इसको पत्थर से पत्थर टकराना भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बेटा, पत्थर से पत्थर टकराना भी कहा जाता है। इसमें एक पत्थर को हाथ में पकड़कर दूसरे पत्थर से हथौड़ी की तरह चोट कर कर शल्क निकाले जाते थे। उनकी अलग अलग लेयर निकाली जाती थी, उनको और ज्यादा तीखा किया जाता था। तो प्रथम तकनीक, उसका नाम क्या, पत्थर से पत्थर टकराना। आप देख सकते हैं ये वाला जो ये पूरे ये जितने भी ये तीखे, ये सारे के सारे पत्थर के औजार है। कौन से काल के हैं, पुरा पाषाण काल के।
तृतीय तकनीक, इसमें दबाव शल्क तकनीक भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? दबाव शल्क तकनीक भी कहा जाता है। तो पाषाण काल में जब औजारों का उपयोग करते थे तो सबसे पहले किनका प्रयोग किया गया था? पत्थरों का। उनमें दो तकनीक थी। पहला कौन सा? पत्थर से पत्थर टकराना। दूसरा कौन सा है? दबाव शल्क तकनीक है। नेक्स्ट देखते हैं मेहरगढ़। हमने पढ़ा था कल भी, मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं जौ के साक्ष्य मिलते, बलूचिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़ में जीवन व मृत्यु। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थल है। तो मेहरगढ़ एक तो ईरान जाने जो ये व्यापारिक मार्ग है, वहां पर एक दर्रा पड़ता है, कौन सा? बोलन दर्रा, वहां का एक हरा भरा समतल स्थल है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां की स्त्रियों व पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले मानव द्वारा गेहूं जौ उगाना भेड़ बकरी पालना कहां पर सीखा था? मेहरगढ़ में। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण सुअर जैसे जंगली जानवर, भेड़ बकरियों की हड्डियां भी हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर व आयताकार घरों के भी अवशेष मिलते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पूरा जो क्षेत्र है ये किसका है? मेहरगढ़ का है। किसका क्षेत्र है? मेहरगढ़। इसमें देखो घरों का जो आकार है या तो वो चौकोर मिलेगा आपको, या कैसा मिल रहा है? आयताकार मिल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक घर में 4 या इससे अधिक कमरे होते थे। इनमें से कुछ संभवतः क्या होंगे? भंडार गृह होंगे। मृत्यु के बाद मेहरगढ़ में मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में एक ऐसी हमारे को कब्र मिलती है जिसमें एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। किसको दफनाया गया है? बकरी को। आप देख सकते हैं ये आपका, ये कोई मृतक है जिसके साथ किसको दफनाया गया है? बकरी को दफनाया गया। किसको दफनाया गया? बकरी को। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछते हैं कि भाई कुत्ते के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, मनुष्य के साथ बकरी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो बकरी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हमारे को मेहरगढ़ से मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ से हमारे को सबसे पहले गेहूं में जौ के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आपका अध्याय 2 था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं इसकी पीडीएफ मीट आरपीएससी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।